नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह मीणा कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी वर्ड के बारे में। अभी एक्सेल का देखते हैं, बेसिक इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या काम में आता है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए एक्सेल होता क्या है, तो एक्सेल हम कहेंगे एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस प्रकार का है, कैटेगरी क्या है उसकी, तो हम कहेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा है ये? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति देता है, जैसे कि डाटा एंट्री आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा आप यहाँ पर डाल सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट आप बना सकते हैं, डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं, यानी अलग अलग फार्मूलों के माध्यम से डेटा को एनालिसिस हम कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट में आप डिफरेंट टाइप्स के चार्ट से आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं और उनको अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये यूज होता है हमारे किस सॉफ्टवेयर का? एक्सेल सॉफ्टवेयर का। अब एक्सेल को स्टार्ट कैसे करें? तो जैसे कि हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम किसको स्टार्ट करेंगे? एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो हम शॉर्ट की यूज करते हैं, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर, कंप्यूटर में ये विंडो का की होता है, ये आर की दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक इस टाइप की रन विंडो ओपन होगी। छोटी सी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे रन होता है। वर्ड के लिए याद होगा, हमने क्लास में लिखा था विन वर्ड यूज कर रहे थे, कमांड का नाम क्या था? विन वर्ड। यहाँ पर हम कमांड कौन सी यूज करते हैं? एक्सेल। क्या नाम है इसका? एक्सेल। सिंपल एक्सेल लिखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे या फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे या फिर एंटर की प्रेस कर देंगे, आपका एमएस एक्सेल चालू हो जाएगा। या फिर एक तरीका है कि आपको जहां कहीं भी इस एक्सेल का आइकन दिखे, डेस्कटॉप पर क्या दिख जाए आपको? आइकन दिख गया है एक्सेल का, तो उस आइकन पर आप क्या करेंगे? डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके भी आप कर देंगे। दो तरीके हो गए, आइकन पर डबल क्लिक करके एक शॉर्ट की के माध्यम से। दूसरे भी तरीके हैं कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं, वहाँ पर एमएस ऑफिस ढूंढें, वहाँ पर आपको मिलेगा एमएस एक्सेल, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। अभी छोटी क्लासों के हिसाब से बेस्ट है कि आप ये यूज करें या फिर सीधा ये डबल क्लिक यूज करें। आगे देखते हैं, ये देखो एक तरीका जो था, स्टार्ट बटन यहाँ पर आता है। स्टार्ट बटन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी में अंदर मिल जाएगा एमएस एक्सेल। ये भी एक तरीका है। तो शॉर्टकट या आइकन पर डबल क्लिक करके स्टार्ट बटन पर पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस पर क्लिक करेंगे, फिर आप एमएस एक्सेल पर क्लिक कर देंगे और एंटर दबा देंगे या इसी पर डबल क्लिक कर देंगे। ये आइकन होता है एमएस एक्सेल का। इस टाइप का आइकन आपको आपके डेस्कटॉप पर या आपके कंप्यूटर की किसी ड्राइव या फोल्डर में दिखाई दे तो उस पर भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट होता है, इस टाइप की एक विंडो पूरी स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। इसे स्क्रीन को अलग से ध्यान से देखेंगे, इसमें से आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ लाइनें दिखाई देंगी, यानी हम कह सकते हैं कि रेडीमेड एक सीट, एक टेबल आपको यहाँ पर बनी बनाई मिल जाती है। उसमें हमें अलग अलग नंबर्स ऑफ रो मिल जाते हैं, कॉलम मिल जाते हैं और सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स मिल जाते हैं। सेम वो टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, ये हमारी रिबन फॉर्मेटिंग टूल बार, कॉलम हेडिंग, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, ये सारे पार्ट्स एलिमेंट्स होते हैं इस विंडो के जिनको आपको ध्यान में रखना है। यानी इन्हीं को सीखना होता है, कैसे चलाना है, कैसे काम में लेना है। तो एक एक करके जानेंगे सभी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो रो किसे कहते हैं। अभी हमने बात की टेबल की, कि टेबल में क्या होते हैं? रो और कॉलम। तो रो होती क्या है? तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रो। इस टाइप की ये एक लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? आपकी एक रो। 1 2 3, जैसे यहाँ पर आपको मैंने एक साथ 3 रो दिखाई दे रही है। रो को 1 2 3 में दर्शाया जाता है। और अंतिम रो जो होती है, लास्ट रो, एक सीट में, एक स्प्रेडशीट में ऐसे दो तरीके से पूछ सकता है, लास्ट रो का नंबर बताइए या फिर अधिकतम रो कितनी होती है। तो वो संख्या आपको याद रखनी है, 10,48,576। 10,48,576 रो एक सीट के अंतर्गत होती है। यानी अंतिम रो का नंबर पूछे तो भी यही, अधिकतम रो की संख्या पूछे तो भी यही, कि 10,48,576 से ज़्यादा रो एक सीट में, एक स्प्रेडशीट में नहीं हो सकती है। दूसरा देखेंगे आप कॉलम। तो वर्टिकल जो लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। कॉलम को किस में दर्शाया जाता है? ए बी सी डी में दर्शाया जाता है। ये रहा देखो ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। तो कॉलम को ए बी सी डी में दर्शाया जाता है, रो को 1 2
3 में दर्शाया जाता है। अब अंतिम कॉलम का कि सर ये ABCD कब तक चलेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान रहे कहाँ तक है ये XFD। जो लास्ट कॉलम होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, XFD से। अब इसका नंबर क्या होता है, तो ये भी आप याद रख लेना, 16,384, 16,384वां कॉलम है जिसका नाम क्या लिखा है यहाँ पर, XFD। तो अधिकतम कॉलम की संख्या पूछे तो 16,384 एक सीट के अंदर, जिसका लास्ट का नाम है XFD। दोनों चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आती है आपकी सेल। अब जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, सेल कहलाता है। क्योंकि वर्ड में भी हमने देखा था एक बॉक्स का निर्माण करते हैं, रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को काट के एक बॉक्स, एक डब्बा बना रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। पहली सेल को A1 से, क्योंकि देखो A पहला कॉलम है, 1 पहली रो है, तो पहला रो और पहली कॉलम जहाँ फर्स्ट टाइम मिलेंगे वही हमारी पहली सेल कहलाएगी। तो उसका सेल एड्रेस क्या हो गया, A1 से। और आखिरी सेल को, तो ये आखिरी कॉलम और ये आखिरी रो, लास्ट कॉलम और लास्ट रो के मिलने से बनती है, इसलिए नाम हो गया XFD, 10,48,576 से दर्शाया जाता है, जिसे सेल का पता कहते हैं। यानी किस रो और किस कॉलम से मिलकर वो सेल बन रही है, वो दोनों को ही हम सेल एड्रेस बोलते हैं। अब सेल का पता बराबर कॉलम का नाम और पंक्ति का नंबर। कॉलम का तो नाम लिखा जाता है ABCD में और पंक्ति का नंबर लिखा जाता है 1 2 3 4, जो भी नंबर होगा वो लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये मान लीजिए एक कॉलम है आपका C, ये क्या है आपका एक कॉलम, ये आपकी क्या है रो है 8 नंबर, ये क्या है आपकी 8 नंबर रो, और ये आपका C कॉलम। तो ये दोनों यहाँ पर कटते हैं, तो ये जो सेल बनती है, इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा फिर, C8, इसी को हमने नाम दे दिया सेल। तो जहाँ भी रो कॉलम एक दूसरे को कट करेंगे वो सेल कहलाएगी। और इस सेल का देखो सेल एड्रेस यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये रहा C8। इस जगह को, इस बॉक्स को ही बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेम बॉक्स में सेल का, जिस सेल पर हमने क्लिक किया हुआ है यानी उसे बोलते हैं एक्टिव सेल, उसका सेल एड्रेस दिखाई देता है। आगे और देखेंगे इसका। ये देखिए, अब सीट की यदि हम बात करें तो सेलों के समूह को सीट कहते हैं। सेलों के समूह को, बहुत सारी सेल मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, एक सीट का निर्माण करती हैं। एक सीट में 10,48,576 पंक्ति और 16,384 कॉलम होते हैं। अब ऐसे एक सीट 1, एक सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, ऐसे 256 तक आप सीटें इसमें बना सकते हैं, 256 तक। सेलों का चयन करना, तो सेल को सेलेक्ट कैसे करें, देखो एक से अधिक सेल पर समान कार्य करने के लिए सेल का चयन किया जाना आवश्यक है। यानी आप कितनी सेलों पर काम करना चाह रहे हैं, तो पहले उतनी सेलों को आपको सेलेक्ट करना होगा। और चुने हुए सेल को क्या कहते हैं हम, रेंज। जब भी 2 या 2 से अधिक सेल यदि आपकी सेलेक्ट होती है तो वो कहलाती है एक रेंज कहलाती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने A1 से लेके A10 तक, A1 से A10 तक यदि सेलों को सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरी रेंज होगी, उसको मैं कुछ इस तरीके से दर्शाऊंगा, A1 से A10। बीच में ये कॉलन का चिन्ह लेंगे, अनुपात वाला कॉलन, तो ये मेरी क्या कहलाती है, एक रेंज कहलाती है। जब भी मल्टीपल सेल सेलेक्ट होती है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एक रेंज कहलाती है। रेंज चुने हुए सेल का आयताकार समूह होता है। रेंज बनाने के लिए माउस अथवा कीबोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। आपकी इच्छा है, आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं, शिफ्ट और एरो की के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, कंट्रोल के साथ कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक के माध्यम से भी कर सकते हो। माउस की सहायता से सेलों का चयन करें। सेल पॉइंटर को रेंज के पहले सेल पर ले जाएं, माउस पॉइंटर को सेल पॉइंटर पर के मध्य ले जाएं। ध्यान रहे, जहाँ भी लेके जाना है उसके सेल के बीचों बीच में लेके जाना है, ठीक है। सेल पॉइंटर को रेंज को पहले सेल पर, सबसे पहले कहाँ लेंगे, पहले सेल पर। उसके बाद माउस पॉइंटर को सेल पॉइंटर के मध्य ले जाएं। ध्यान रखें, पॉइंटर का आकार प्लस के रूप में होना चाहिए। जो आपका माउस का आकार है वो कुछ इस तरीके से प्लस की शेप में होना चाहिए। माउस का बटन दबाकर उसे अंतिम सेल तक ड्रैग करें जहाँ तक आपको रेंज बनानी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि A1 से A10, तो मैं पहले कर्सर को कहाँ लेके जाऊँगा, A1 पर।
जैसे ही वहाँ मेरा प्लस के जैसा सिंबल हो जाता है माउस के पॉइंटर का, तो मैं माउस के क्लिक को दबाए रखेंगे और दबा के कहाँ तक लेके जाना है मुझे, A10 तक, क्योंकि मेरी रेंज क्या बनानी थी, मुझे A1 से A10 तक यदि रेंज बनानी थी तो वहाँ तक लेके जाऊँगा। यानी उस लास्ट सेल तक आपके कर्सर को लेके जाना है ड्रैग करके, जिस तक आपको रेंज क्रिएट करनी है। जैसे कि यहाँ देखिए, यदि A1 से B7 तक की रेंज बनाना चाहते हैं तो B7 आपकी क्या होगी, अंतिम सेल होगी। A1 से A10 बनाना चाहते हैं तो A10 आपकी क्या होगी, अंतिम सेल होगी। अब कीबोर्ड की सहायता से कैसे चयन करेंगे, तो सेल पॉइंटर को रेंज के पहले सेल पर ले जाएं, शिफ्ट दबाकर एरो की का उपयोग करें। शिफ्ट के साथ में आप राइट एरो, बॉटम एरो को जिस साइड में लेके जाएंगे उसी तरफ आपकी रेंज क्रिएट होती जाएगी। अब वर्कशीट का चयन कैसे करेंगे, तो वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको केवल सीट टैब पर क्लिक करना है। जो नीचे सीट 1, सीट 2 लिखी होती है, अभी दिखाया था आपको कि 250 ऐसे लिखा मिलेगा आपको। सीट 1 इसी के पास में आपको ऐसे लिखी मिलेगी, सीट 2, सीट 3। तो जिस सीट पर आप क्लिक कर देंगे वही सीट आपकी क्या होगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसा करने के लिए किसी भी एक वर्क सीट को सेलेक्ट किया जा सकता है। ये देखो, शिफ्ट मल्टीपल को करना है तो शिफ्ट और कंट्रोल काम आएंगे। एक से अधिक वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट अथवा कंट्रोल का उपयोग किया जा सकता है। यदि सेलेक्ट की जाने वाली वर्कशीट लगातार है तो आप सबसे पहले पहली वर्कशीट को सीट टैब पर क्लिक करें, उसके बाद शिफ्ट दबाते हुए अंतिम सीट टैब पर क्लिक करें। यदि वो कंटिन्यूस आपको सेलेक्ट करनी है कि सर मुझे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये तीनों एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले आप किसको सेलेक्ट करेंगे, सीट 1 को, और शिफ्ट दबाने के बाद सीधा किसको क्लिक कर देंगे, सीट 3 को। तो ये सीट 2 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। यानी फर्स्ट और लास्ट पर क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ है तो कंटिन्यूस जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। और यदि वर्कशीट लगातार नहीं है कि नहीं सर मुझे सीट 2 सेलेक्ट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ सीट 1 और सीट 2 को ही सीट 3 को ही सेलेक्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल का सेलेक्ट करेंगे। लगातार नहीं है तो कंट्रोल का, और लगातार है तो शिफ्ट का यूज आप कर सकते हो, दोनों का अलग अलग यूज है। कंटिन्यूस सीटों को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का यूज करते हैं, नॉन कंटिन्यूस के लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं। हाँ जी, ये देखिए कंटिन्यूस की बात करेंगे तो ये डैशबोर्ड है, सेल पॉइंट है, सेल्स डाटा है। यदि इनको तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट का यूज करूंगा, और कि सर मुझे तो सिर्फ डैशबोर्ड सीट और लुकअप टेबल दोनों को ही सेलेक्ट करना है तो फिर मैं कंट्रोल का यूज करूंगा। शिफ्ट सेलेक्ट रेंज ऑफ सीट, कंट्रोल सेलेक्ट इंडिविजुअल सीट, अलग अलग सीटों को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं। अब वर्कशीट में डेटा डाटा डाला कैसे जाता है, तो उसके लिए देखो हमें पहले किसी सीट पर एक सेल पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। जिस सेल पर हमारे माउस का पॉइंटर होता है या जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, कर्सर हमारा जिस जगह होता है ये रहा, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव सेल। डिफॉल्ट रूप से हमेशा जो एक्टिव सेल होती है वो होती है A1, सीट की पहली सेल को हमेशा डिफॉल्ट सेल एक्टिव सेल माना जाता है। उसके अलावा आप जहां भी क्लिक करेंगे वही सेल आपकी क्या होगी, एक्टिव सेल हो जाएगी। एक्सेल द्वारा वर्कशीट में विभिन्न प्रकार का डेटा टाइप करने की अनुमति दी जाती है। यदि सेल में डेटा टाइप करना है तो सर्वप्रथम उस सेल के पॉइंटर की सहायता से एक्टिव सेल बनाना होगा। बाय डिफॉल्ट A1 एक्टिव सेल होती है। अब वर्कबुक के किसी एक सेल में डेटा टाइप करने का क्रम निम्न प्रकार है। सेल पॉइंटर को उस सेल पर ले जाना चाहिए जिस पर डाटा टाइप करना है। डाला जाने वाला डेटा टाइप कीजिए, यानी आप क्लिक करें और डायरेक्ट डेटा लिखने लग जाएं, वो उसी सेल में जाएगा जिस पर आपको क्लिक किया हुआ है। एंट्री पूर्ण होने पर एंटर की का दबाएं अथवा किसी अन्य सेल पर सेलेक्ट कर दें। जैसे ही आपका डाटा कंप्लीट हो जाता है, मुझे जैसे ये सेल है, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे इस पर लिखना है कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब मुझे कंप्लीट करनी है मेरी एंट्री की, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो या तो मैं एंटर की दबा दूंगा, एंटर की दबाते क्या होगा, इससे नीचे वाली सेल में ऑटोमेटिक मेरा कर्सर आ जाएगा, या फिर मैं किसी दूसरी सेल पर क्लिक कर दूंगा तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक इस सेल का डेटा बन जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, ये हमारे पास सेल, यदि पहले डाटा दिया हुआ है तो मल्टीपल सेलों को इस तरीके से सेलेक्ट करें। जो माउस का बताया था होल्ड रख के, तो वो आप कर सकते हैं, सेलों को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। हाँ, डेटा को यदि एडिट करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा या F2 का यूज़ करना पड़ेगा कि सर पहले से डेटा एंट्री हो रखी है, डेटा डला हुआ है, लेकिन उसे मुझे एडिट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो जिस सेल में आपको चेंजेस करने हैं उस सेल पर ध्यान रहे
एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक, या फिर आप किसका यूज कर सकते हैं, F2 की का, F2 की का। इसकी सहायता से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। सेल डेटा को संपादित करना, तो किसी सेल के डेटा को एडिट करने के लिए निम्न 3 तरीके होते हैं। जिस सेल में एडिटिंग करनी हो उस पर डबल क्लिक करें, इससे सेल इंसर्शन पॉइंट आ जाता है, या फिर सेल पर F2 क्लिक की दबाएं। और एक तरीका है आप फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं, जहां आपका डाटा शो होता है, सेल पर क्लिक करके फॉर्मूला बार में क्लिक करें। फॉर्मूला बार होता है ये ऊपर, ये वाली पट्टी FX दिखाई दे रहा है, इसके आगे ये देखो, ये पूरी पट्टी क्या है, फॉर्मूला बार। तो इसमें जो डाटा है आपका शो हो जाएगा और इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। उपरोक्त में से किसी भी एक तरीके को अपनाकर सेल में इच्छित परिवर्तन करें तथा एंटर या टैब की एंट्री करें। सिंपल है, 3 तरीके हो गए, डबल क्लिक करके, F2 से और फॉर्मूला बार से। इससे हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। डेटा को डिलीट करना, अब डिलीट करना है तो किसी सेल के डेटा को, सेल की फॉर्मेटिंग को यथावत रखते हुए डिलीट करने के लिए दो स्टेप हैं। जिस सेल या रेंज को मिटाना है उसका चयन करें और डिलीट की दबा दें। यानी किसी सेल का या पूरी रेंज का डाटा आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, पहले उसको सेलेक्ट करना है और सिंपल कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है। आपका कंप्लीट डेटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट से संबंधित अधिक विकल्पों के लिए अब दूसरे भी तरीके हैं, और भी, ऐसा नहीं कि सिंपल एक ही तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप होम टैब में जाएंगे, अभी टैबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा क्लियर बटन पर क्लिक करें। ये देखो, ये आपका एडिटिंग ग्रुप है, यहाँ लिखा हुआ है क्या है, ये एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में ये रहा आपका क्लियर बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस ओपन होंगे इतने सारे। अब देखो, क्लियर ऑल करना है या सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है या सिर्फ कंटेंट क्लियर करना है, इस टाइप से ऑप्शन हैं। आप चाहें कि सर फॉर्मेटिंग बनी रहे, सिर्फ कंटेंट डिलीट हो जाए, या आप चाहते हैं सिर्फ फॉर्मेटिंग डिलीट हो, कंटेंट बना रह जाए, या सब कुछ डिलीट हो जाए, तो सभी ऑप्शंस आपको अवेलेबल यहाँ पर होंगे। चित्र में दिखाए गए मेन्यूज में निम्न 4 विकल्प होते हैं, कौन कौन से हैं, तो ये देखो, क्लियर ऑल, सेल से सब कुछ हटा देता है। क्लियर फॉर्मेट, सेल के अंदर लिखे गए डेटा को यथावत रखते हुए केवल सेल की फॉर्मेटिंग को हटा देता है। क्लियर कंटेंट, फॉर्मेटिंग को सुरक्षित छोड़ते हुए सेल के कंटेंट को हटा देता है। दूसरा है क्लियर कमेंट, सेल से जुड़े कमेंट यदि है तो हटा देता है। यदि आपने कोई कमेंट इंसर्ट किया है, कमेंट की पहचान भी होती है आपको, ये सेल है, यदि इसमें कोई कमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो ध्यान रखना, इसके टॉप राइट कॉर्नर यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा रेड कलर में, इस टाइप से। यदि ऐसा ट्रायंगल आपको दिखाई दे टॉप राइट कॉर्नर पर, तो यहाँ पर समझ लेना कोई ना कोई क्या इंसर्ट किया हुआ है, कमेंट इंसर्ट किया हुआ है, तो सिर्फ उसी को डिलीट करना हो, कमेंट, तो आप कर सकते हैं इसी की सहायता से। तो अभी की क्लास में, आज की क्लास में हम इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे एक्सेल के बारे में और जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।